नमस्कार। हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक नए शीर्षक के साथ और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है र के प्रयोग। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि र की भी अन्य व्यंजनों की ही तरह सामान्य व्यंजन है, फिर र के प्रयोग में ऐसा विशेष क्या है? तो आपके इसी सवाल का जवाब आपको आज की कक्षा में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है र का प्रयोग। तो सबसे पहले यहाँ हम आज की कक्षा शुरू करते हैं एक वाक्य से। यहाँ हम एक वाक्य लेते हैं जिसमें मैं आपको र के विभिन्न प्रयोग बताऊंगी कि कहाँ और कैसे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक वाक्य लिया है, रमन ने सर्वप्रथम ट्रैक्टर खरीदा। यहाँ पर आपने देखा होगा रमन में पहला व्यंजन है र। यहाँ पर अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात एक सामान्य व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद इस वाक्य का तीसरा शब्द है सर्वप्रथम। सर्वप्रथम में आपने देखा होगा कि यहाँ पर र का उच्चारण 2 बार आया है। जब हम सर्वप्रथम शब्द का उच्चारण करते हैं तो र का उच्चारण 2 बार आया है। जैसे सर्वप्रथम, सर्व में स और व के बीच में र का उच्चारण आया है। तो स और व के मध्य में र का उच्चारण स्थान होने के बाद भी यहाँ पर रेफ के रूप में व के ऊपर लगाया गया है। और जब हम प्रथम का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर भी पहले प और फिर उसके बाद र का पूर्ण उच्चारण स्वर सहित होता है। जैसे हम एक बार उच्चारण करके देखेंगे, प्रथम, तो यहाँ पर प पहले उच्चारित होता है, फिर र पूर्ण रूप से उच्चारित होता है। तो इसका अर्थ यह है कि यहाँ पर प अर्ध व्यंजन है और र पूर्ण व्यंजन है। लेकिन अब आप कहेंगे कि र पूर्ण व्यंजन तो है परंतु र दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर र जो है वह पदेन रूप में प्रयुक्त है। पदेन अर्थात पदेन का अर्थ है पद में। जब किसी व्यंजन के पद में र लगाया जाता है तो उसको र का पदेन रूप कहते हैं। तो यहाँ पर प्रथम में आधे प में के पद में पूर्ण र को चिन्हित किया गया है। यहाँ पर र अपने पदेन रूप में है। अब इसके बाद आता है ट्रैक्टर। जब हम ट्रैक्टर का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगी कि किसी भी कोई व्यंजन आधा है या पूरा है, कौन सा व्यंजन आधा है कौन सा व्यंजन पूरा है का पता लगाने का एक साधारण तरीका है कि उस शब्द के उच्चारण को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, मतलब धीरे से उसका उच्चारण कीजिए, तीव्र गति से ना करें। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ट्रैक्टर, अब हम इसको थोड़ा सा धीरे कहेंगे ट्रैक्टर। तो हमने देखा कि ट पहले आता है और र का उच्चारण बाद में होता है। अब फिर से सवाल ये होता है कि एक हमने रेफ के रूप में देखा, एक हमने पदेन के रूप में र को देखा। अब यहाँ पर जो ट में जो र का उच्चारण हो रहा है वहाँ पर भी र नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम देखेंगे कि ट के नीचे हमने र को कुछ इस तरह से लिखा है। यह भी र का पदेन रूप ही माना जाता है, किंतु यह जो व्यंजन पद में गोलाकार होते हैं उनके नीचे यहाँ पर र कुछ इस तरह से लगाया जाता है। अब हमने रमन ने सर्वप्रथम ट्रैक्टर खरीदा में र के जितने भी रूप में प्रयोग होते हैं वे सब का मैंने एक संक्षेप में आपको यहाँ पर बता दिया। अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम आज की कक्षा में। शुरू करते हैं र का प्रयोग से। तो यहाँ पर हम र के कितने प्रयोग पढ़ेंगे या कितने प्रयोगों का अध्ययन करेंगे वो मैं बताऊँ आपको। जैसे पहला है र का प्रयोग सामान्य व्यंजन के रूप में, आधे र का प्रयोग रेफ के रूप में, पूर्ण र का प्रयोग पदेन रूप में। तो सबसे पहले जानते हैं सामान्य व्यंजन के रूप में र का प्रयोग, या यूँ कह सकते हैं कि स्वर सहित र का प्रयोग। सामान्य व्यंजन के रूप में जब र का प्रयोग किया जाता है तो वह अन्य व्यंजनों की बातें सामान्य रूप से ही शब्दों के मध्य, पूर्व में या अंत में सार्थक रूप में आता है। और जहाँ वह उच्चारण किया जाता है जो उसका उच्चारण स्थान होता है वहाँ पर वह प्रत्यक्ष पूर्ण रूप व्यंजन के रूप में हमें द्रष्टव्य भी होता है। जैसे रच्यता, रामायण, सरस, परख और समीर। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो जहाँ पर इनका र का उच्चारण है उसी स्थान पर वह लिखे भी गए हैं और हमें प्रत्यक्ष दिखाई भी देते हैं। इसके बाद दूसरा है आधे र का प्रयोग रेफ के रूप में।
यदि आपने मेरी पूर्व की कक्षाओं का अध्ययन किया होगा तो आपको ज्ञात होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि देवनागरी लिपि में जब व्यंजन लिखे जाते हैं तो वे दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होते हैं खड़ी पाई के साथ और दूसरे लिखे जाते हैं खड़ी पाई के बिना। जब हम खड़ी पाई के साथ वाले व्यंजनों को अर्ध व्यंजन के रूप में लिखते हैं तो उनका एक बड़ा आसान तरीका होता है कि हम खड़ी पाई वाले व्यंजनों को अर्ध व्यंजन में लिखते समय खड़ी पाई हटा देते हैं, और जब हम बिना खड़ी पाई वाले व्यंजनों को अर्ध व्यंजन के रूप में लिखते हैं तो हम कुछ इस तरह से उनको लिखते हैं। लेकिन र मात्र एक ऐसा व्यंजन है कि अर्ध व्यंजन लिखने के ये दोनों ही नियम जिस पर लागू नहीं होते हैं। जब हम आधा र लिखते हैं तो हम इन दोनों नियमों से परे उसे रेफ के रूप में लिखते हैं, अर्थात जब किसी शब्द में आधा र प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर हम उसे रेफ के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। ये यूँ कहिए कि आधा र लिखने का नियम यह है कि आधा र को रेफ के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब किसी शब्द में आधा र आता है तो यह कैसे ज्ञात हो कि रेफ के रूप में वह किस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा। तो इसका पता लगाने का एक आसान और सही तरीका है उस शब्द का सही उच्चारण करना। किसी भी व्यंजन में अर्ध व्यंजन या पूर्ण व्यंजन का ज्ञात करने के लिए हमें उस शब्द का सही उच्चारण करना चाहिए। यहाँ पर हमने यह तो बता दिया कि आधा र जब शब्द में सम्मिलित होता है तो उसे रेफ के रूप में व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि आधे र को रेफ के रूप में लिखने के भी अपने कुछ नियम हैं, जिनमें से मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। आधे र को रेफ के रूप में व्यंजन के ऊपर लिखने का पहला नियम यह है कि जब किसी शब्द में आधा र सम्मिलित किया जाता है तो उसे उस आधे र के उच्चारण स्थान के पीछे वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। यह है आधे र को रेफ के रूप में लिखने का पहला नियम, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आधा र जब शब्द में आता है तो उसके उच्चारण स्थान के बाद वाला जो पूर्ण व्यंजन है उसके ऊपर वह आधा र रेफ के रूप में लिखा जाता है। जैसे सर्वस्व, यहाँ पर हमने देखा सर्वस्व। आप सर्वस्व का उच्चारण करें तो आपको ज्ञात होगा कि सर्वस्व अर्थात आधे र का जो उच्चारण स्थान है वह स और व के मध्य में है, और स और व के मध्य में उच्चारण स्थान होने के साथ ही हमें यह ज्ञात होता है कि आधे र के बाद व व्यंजन आता है। इसीलिए यहाँ पर आधे र को रेफ के रूप में व के ऊपर लिखा गया है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है उर्वशी। जब हम उर्वशी का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान हमें ज्ञात होता है कि उर्वशी अर्थात ऊ के बाद र का उच्चारण स्थान है और आधे र के उच्चारण स्थान के बाद व व्यंजन आता है जो कि पूर्ण है, और उसके ऊपर हम आधे र को रेफ के रूप में लिखते हैं। ऐसे ही पर्व, कूर्म इत्यादि शब्द हैं जिनसे हमें ज्ञात होता है कि आधा र सदैव अपने उच्चारण स्थान के बाद वाले व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है। इसके बाद आधे र को रेफ के रूप में लिखने का दूसरा नियम है, जहाँ पर शब्द में जब आधा र आता है, यदि आधे र के उच्चारण स्थान के बाद वाला व्यंजन भी अर्ध है या अर्ध व्यंजन के रूप में आया है तो उस अर्ध व्यंजन के ऊपर हम रेफ की मात्रा नहीं लिखते हैं। उस अर्ध व्यंजन के बाद वाले व्यंजन को हम देखते हैं कि उस अर्ध व्यंजन के बाद वाला व्यंजन क्या है। यदि वह पूर्ण व्यंजन है
तो हम उस रॉ को, आधे रॉ को हम उसके बाद वाले अर्ध व्यंजन के ऊपर ना लिखकर उस अर्ध व्यंजन के बाद वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको शब्द के मध्य में आए आधे रॉ को रेफ के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर लिखना हो तो वह अपने बाद वाले प्रयुक्त होने वाले अर्ध व्यंजन के ऊपर भी नहीं लिखा जाता है। आधा र रेफ के रूप में सदैव पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है, अपनी ही तरह किसी अन्य अर्ध व्यंजन के ऊपर नहीं अंकित किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, अर्ध्य। अर्ध्य में आप देखेंगे कि अ, फिर उसके बाद आधा ध और य के ऊपर रेफ के रूप में आधा र अंकित किया गया है। अब चूँकि जब हम अर्ध्य का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान हम पाते हैं कि जो आधा र है उसका उच्चारण स्थान अ और उस आधे ध के बीच में है, अर्थात आधा र का उच्चारण स्थान अ और ध के मध्य में है, लेकिन वह रेफ के रूप में य के ऊपर लिखा गया है। क्यों? क्योंकि आधे र के उच्चारण स्थान के बाद का जो व्यंजन है वह भी अर्ध व्यंजन है और आधा र रेफ के रूप में कभी भी अर्ध व्यंजन के ऊपर नहीं लिखा जाता, उसके बाद प्रयुक्त होने वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य शब्द को हम यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप लेते हैं, वर्तस्य। कई बार वर्तस्य का उच्चारण भी लोग गलत पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर जो आधा र रेफ के रूप में लिखा गया है वह य के ऊपर लिखा गया है। एक छोटी सी गलतफहमी है कि आधा र रेफ के रूप में हमेशा अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है, तो इसलिए कई बार इसका उच्चारण वत्सर्य कर दिया जाता है कि व त स र य, जबकि यह पूर्ण रूपेण गलत है। इसका सही उच्चारण है वर्तस्य, अर्थात वर्तस्य। तो यहाँ पर जो रेफ लिखा गया है य के ऊपर वह वाकई में य के आगे नहीं बल्कि व और आधे त के मध्य में उसका उच्चारण स्थान है वर्तस्य, अर्थात व और आधे त के मध्य में आधे र का उच्चारण स्थान है, लेकिन वह य के ऊपर लिखा गया क्योंकि आधे र के उच्चारण स्थान के बाद का व्यंजन त भी आधा है और उस आधे त के बाद का व्यंजन स भी आधा है और उस आधे स के बाद का व्यंजन य जो है वह पूर्ण है और रेफ जो है हमेशा पूर्ण व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। इसलिए व और त के मध्य आने के बाद भी आधा र रेफ के रूप में य के ऊपर लिखा गया, त और स के ऊपर नहीं लिखा गया। यह है आधे र को रेफ के रूप में लिखने का दूसरा नियम कि आधा र यदि शब्द के मध्य कहीं पर आता है तो वह सदैव अपने बाद वाले, अपने उच्चारण स्थान के बाद वाले पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाएगा। यदि उसके उच्चारण स्थान के बाद कोई भी अर्ध व्यंजन आता है या उसके बाद भी अर्ध व्यंजन आता है तो वह उन अर्ध व्यंजनों के ऊपर नहीं लिखा जाएगा, तब तक नहीं लिखा जाएगा जब तक कि उसके बाद कोई पूर्ण व्यंजन नहीं आता है। इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि आधा र रेफ के रूप में सदैव पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है, अपने बाद आने वाले अर्ध व्यंजन के ऊपर भी नहीं लिखा जाता है। अब आधे र को रेफ के रूप में लिखे जाने का तीसरा नियम है, वह नियम यह है कि जब कभी भी आधा र किसी शब्द के मध्य में प्रयुक्त होता है, यदि उसके बाद पूर्ण व्यंजन अकेला ना होके किसी शिरोरेखा से ऊपर या शिरोरेखा के नीचे की किसी मात्रा के साथ प्रयुक्त होता है तो आधा र रेफ के रूप में व्यंजन के ऊपर ना लगकर उस मात्रा के साथ लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूँ, निर्माण।
जब हम निर्माण पढ़ते हैं तो जब हम उच्चारण करेंगे तो आप देखेंगे नी के बाद र का उच्चारण स्थान है, निर्माण। तो निर्माण, इससे यह तो ज्ञात हो गया कि जो आधा र है वो नी के बाद है, और र के आधे र के उच्चारण स्थान के बाद मौ है, जो कि आ की मात्रा के साथ प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो हम आधे र को रेफ के रूप में लिखेंगे वह हम मौ के ऊपर नहीं लिखेंगे। यदि हम मौ के ऊपर लिखते हैं तो वह पूर्णतः अशुद्ध वर्तनी माना जाता है। हम यहाँ पर रेफ को आ की मात्रा के ऊपर लिखेंगे, यही उसकी शुद्ध वर्तनी है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है निर्मोही। निर्मोही में भी हम देखेंगे कि नी के बाद ही र का उच्चारण स्थान है, लेकिन और उसके बाद है मौ। मौ पूर्ण होते हुए भी मौ के साथ है ओ की मात्रा। तो जब हम र को रेफ के रूप में अंकित करेंगे तो हम ओ की मात्रा के साथ उसको अंकित करेंगे, ना कि मौ में करेंगे, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जब कोई व्यंजन किसी स्वर के संग लिखा जाता है या स्वर के साथ प्रयुक्त होता है, यदि हम उसमें से स्वर को हटा दें तो वह अर्ध व्यंजन माना जाता है या वर्ण माना जाता है। और रेफ को लिखने का यही एक नियम है कि आधा र रेफ के रूप में कभी भी अर्ध व्यंजन के ऊपर नहीं लिखा जाता, पूर्ण व्यंजन के ऊपर ही लिखा जाता है। और कोई भी शिरोरेखा के ऊपर की या शिरोरेखा के नीचे की मात्रा यदि किसी व्यंजन के संग प्रयुक्त होती है तो वह व्यंजन मात्रा के बिना अधूरा होगा, मात्रा के संग ही वह पूर्ण रूप में होगा। इसीलिए आधे र के का उच्चारण स्थान के बाद यदि कोई व्यंजन किसी मात्रा के साथ प्रयुक्त होता है तो रेफ को हम मात्रा के साथ लगाते हैं, ना कि हम व्यंजन के ऊपर लिखते हैं। यदि हम व्यंजन के ऊपर लिखते हैं तो वह गलत है, यदि हम मात्रा के साथ लिखते हैं तो वह सही माना जाता है। इसी के अन्य उदाहरण है पूर्वी। यहाँ पर भी पू के बाद आधे र का उच्चारण स्थान है, लेकिन उसके बाद वो के ऊपर लगी बड़ी की मात्रा के साथ हमने आधे र को रेफ के रूप में लिखा है। इसी प्रकार है उर्मी। उर्मी में ऊ के बाद र का उच्चारण स्थान है, जिसे हमने मौ के ऊपर मौ में शिरोरेखा के ऊपर लिखी छोटी की मात्रा के साथ लिखा। इसी प्रकार निर्मित है। यहाँ पर भी हमने नी के बाद र का उच्चारण स्थान होने पर हमने मौ के साथ लगी छोटी की मात्रा के साथ हमने रेफ को अंकित किया है। तो इस प्रकार से रेफ की मात्रा लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिखने के अपने कुछ नियम होते हैं। उनमें से तीन नियम होते हैं जो मैंने आपको बताए। यही सही नियम है आधे र को रेफ के रूप में किसी व्यंजन के ऊपर अंकित करने या लिखे जाने के। इसके बाद आता है स्वर सहित र का पदेन रूप में प्रयोग। स्वर सहित से यहाँ हमारा तात्पर्य है पूर्ण व्यंजन के रूप में र का प्रयोग। पदेन रूप में र का जो प्रयोग होता है वह दो प्रकार के चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर र उच्चारण भी पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पर र दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं कि पदेन रूप में र का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है। पूर्ण र का प्रयोग जब किसी अन्य अर्ध व्यंजन के साथ होता है या किसी अर्ध व्यंजन के तुरंत बाद होता है, तो इस स्थिति में र उस अर्ध व्यंजन के पदेन रूप में अर्थात पैरों के पास में प्रयुक्त होता है कुछ इस तरह से। यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं प्रयोग का, क्योंकि प्रयोग शब्द हमारे बार बार हम लोग प्रयोग शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर उसी का एक को हम उदाहरण के रूप में लेते हैं कि प्रयोग यहाँ पर प के नीचे पद के पास यह एक चिन्ह जो है लगाया जाता है, जो कि स्वर सहित र को दर्शाता है। क्योंकि यहाँ पर प जो है वह अर्ध व्यंजन के रूप में है और र जो है वह पूर्ण व्यंजन के रूप में है, और इसीलिए जब आधे व्यंजन के साथ स्वर सहित र पूर्ण रूप में प्रयुक्त होता है तो
तो वह कुछ इस तरह के चिन्ह के साथ अर्ध व्यंजन के पद के पास लगाया जाता है। इसी के कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रमुख, क्रम, भ्रम, विनम्र, ग्रह, चक्र, स्रोत और नम्रता। यहाँ पर हमने देखा क्रम में भी क जो है वह आधा है और र जो है वह पूरा है। जब हम उच्चारण करेंगे, एक बार उच्चारण करके देखिए, क्रम, तो जब क तो आधा उच्चारित होता है, लेकिन र जब हम क्रम जरा थोड़ा सा धीरे करके यदि हम इसका उच्चारण करेंगे क्रम, तो हमें महसूस होगा कि र के संग हमें स्वर की ध्वनि भी सुनाई देती है, अर्थात र की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसीलिए हमें पता चलता है कि यहाँ पर र जो है वह पूरा है और क जो है वह आधा है, और यहाँ पर र जो है पूरा र स्वर सहित पदेन रूप में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार से भ्रम में भ जो है वो अर्ध व्यंजन के रूप में है और र जो है वो पूर्ण व्यंजन के रूप में है। विनम्र में भी म अर्ध व्यंजन है और र पूर्ण व्यंजन है। यहाँ पर भी र पदेन रूप में म के साथ प्रयुक्त हुआ है। और ग्रह में भी ग आधा व्यंजन है और र पूर्ण व्यंजन है। यहाँ पर भी अर्ध व्यंजन ग के साथ र पूर्ण रूप में पदेन रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार से चक्र, स्रोत और नम्रता में भी जिस भी व्यंजन के साथ र पदेन रूप में प्रयुक्त हुआ है वह सभी व्यंजन देखने में भले ही हमें पूरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे सभी अर्ध व्यंजन के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। और यहाँ पर र जो कि पदेन रूप में एक चिन्ह के रूप में यहाँ पर लिखा जाता है, वह स्वर सहित अपने पूर्ण व्यंजन के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त मैं यहाँ पर आपको र के पदेन रूप में प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण भी देना चाहूँगी। जैसे एक मैंने अभी भी दिया स्रोत, उसी प्रकार से क्रोध है, आक्रोश है, ग्रीष्म है और प्रिय। अब यहाँ पर जैसा कि अगर हम इन्हें देखें, इन शब्दों को जब हम लिखकर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि स्रोत में सौ जो है वो ओ की मात्रा के संग पूरा है और क्रोध में क में ओ की मात्रा लगी है, या आक्रोश में भी क में ओ की मात्रा है, या ग्रीष्म में गौ में बड़ी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, या फिर प्रिय में प में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है। लेकिन ऐसा है नहीं। यह उदाहरण मैंने इसलिए यहाँ पर दिए ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या समझने में उत्पन्न ना हो। जब हम क्रोध लिखते हैं तो यहाँ पर भी र जो है वो पदेन रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। जब र पदेन रूप में प्रयुक्त होता है तो हम सभी जानते हैं वह पूर्ण रूप में या पूर्ण व्यंजन के रूप में होता है। तो यहाँ पर जो क के बाद जो ओ की मात्रा द्रष्टव्य होती है वह वास्तव में र के साथ ओ की मात्रा लगी है या प्रयुक्त हुई है। यहाँ पर र का उच्चारण रोध है, रो है, अर्थात क आधा है। क्रोध, जब हम इसका उच्चारण करेंगे क्रोध, तो हम देखेंगे कि क रोध एक स्वर हमें सुनाई देता है, या र का उच्चारण रोध के रूप में आता है, क्रोध। तो यहाँ पर र जो है वो रो के रूप में उच्चारित होता है। तो इसका तात्पर्य यही होता है कि यहाँ पर ओ की मात्रा क में नहीं, बकायदा जो पदेन रूप में र है उसमें यह ओ की मात्रा, उसके साथ यह ओ की मात्रा यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। उसी प्रकार से अगला शब्द है आक्रोश। जब हम आक्रोश का उच्चारण करते हैं तो वही एक हमें सुनाई देता है कि आक्रोश, आक्रोश, आक्रोश। तो यहाँ पर भी आक अर्थात आपू, आ के बाद क जो है वो अर्ध व्यंजन है, और उसके बाद रोस अर्थात र में ओ की मात्रा है और फिर श है, अर्थात यहाँ क अधूरा है और र ओ की मात्रा के साथ पूरा है। इसके बाद आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म में भी यदि हम उच्चारण करें ग्रीष्म, तो हम देखिए ग खत्म हो जाता है उच्चारण होते ही, और ग्रीष्म, रीष्म की ध्वनि हमें स्पष्टतः सुनाई देती है, अर्थात यहाँ पर भी ग आधा है और जो बड़ी की मात्रा है वह पदेन र के साथ लगी है।
अर्थात यहाँ पर र बड़ी की मात्रा के साथ प्रयुक्त हुआ है। इसके बाद अगला उदाहरण है हमारा प्रिय। प्रिय में भी प अर्ध व्यंजन है और जो छोटी ई की मात्रा है वह र के साथ रि के रूप में प्रयुक्त हुई है, अर्थात इसका उच्चारण करेंगे तो प्रिय हो, प्रिय। अर्थात प आधा है और र के संग बड़ी छोटी ई की मात्रा यहाँ पर हमें उच्चारण करते समय सुनाई देती है, प्रिय, प्रिय, रिय। तो इसलिए यहाँ पर भी प आधा है और र छोटी ई की मात्रा के संग पूर्ण रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो है र का पूर्ण व्यंजन के रूप में लेकिन पदेन रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है यह हमने यहाँ पर जाना। यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया है आपको कि पदेन रूप में र का प्रयोग कहाँ और कैसे किया जाता है और यह कैसे पता लगाया जाता है कि र अर्ध आधा है या पूरा है, क्योंकि किसी भी शब्द को मैं बार बार यही कहती हूँ कि जानने के लिए उसका उच्चारण, सही उच्चारण होना अति आवश्यक होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बताया था कि र जो है पदेन रूप में दो चिन्हों के साथ प्रयुक्त होता है। तो एक चिन्ह तो अभी अभी हमने जाना कि कैसे और कहाँ प्रयुक्त होता है। अब इसके बाद हम जानेंगे जब बिना खड़ी पाई के वे व्यंजन जो पद में गोलाकार में लिखे जाते हैं, जब वे अर्ध व्यंजन के रूप में पूर्ण र से पहले आते हैं तो वहाँ पदेन र कुछ इस तरह के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जैसे इसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ, ट्रैक्टर। तो जब हम ट्रैक्टर लिखते हैं तो हमने देखा होगा जब हम ट्रैक्टर का उच्चारण करते हैं तो यहाँ भी टॉ के बाद रे, जो टॉ के ऊपर जो मात्रा आई की मात्रा लगाई गई है उसका उच्चारण टै के साथ, टॉ के साथ नहीं बल्कि र के साथ हमें सुनाई देता है, ट्रै। तो यहाँ पर भी टॉ आधा है और र जो टॉ के ऊपर जो आई की मात्रा है वह रै के साथ उच्चारित होती है। तो जो टॉ के नीचे जो चिन्ह लगाया गया है उल्टा वी सा, अंग्रेजी का जो वी होता है कुछ उल्टा वी सा जो चिन्ह है वह भी जो है पदेन रूप में र ही लिखा गया है और इसीलिए उसका उच्चारण ट्रैक्टर अर्थात र में आई की मात्रा का उच्चारण हमें स्पष्टतः सुनाई देता है। तो यही है र का पदेन रूप में दूसरे चिन्ह के रूप में उसको दूसरे चिन्ह के रूप में कुछ इस तरह से वह लिखा जाता है। इसी के बाद है ट्रक, ड्रम, ड्रेस। तो ये सभी जो बिना खड़ी पाई वाले जो व्यंजन हैं उनके नीचे जब र पदेन रूप में लिखा जाता है तो वह कुछ इस तरह के चिन्ह के साथ लिखा जाता है। अब इसके बाद एक सवाल उत्पन्न होता है कि बिना खड़ी पाई वाले अन्य व्यंजन भी हैं जबकि उनके साथ इस तरह का चिन्ह र के पदेन रूप में प्रयुक्त नहीं होता, तो इन्हीं के साथ क्यों? तो इसका जवाब यह है कि वे व्यंजन, मैंने अभी अभी बताया था कि वे व्यंजन जो पद में गोलाकार रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात जो व्यंजनों के नीचे, जैसे हम ट, ड देखेंगे कि यह जो ये नीचे से कुछ गोलाकार रूप में लिखे जाते हैं, तो इनके नीचे यदि हम खड़ी पाई वाले शब्दों में जो र पदेन र प्रयुक्त होता है यदि वे लगाते हैं तो कई बार इनका लिखने में अगर थोड़ी सी चूक होती है तो उनकी जो है उनका अर्थ और उनकी आकृति दोनों ही परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इनके साथ जब र पदेन रूप में प्रयुक्त होता है तो वह कुछ इस तरह के चिन्ह के साथ प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ हमने जाने र के प्रयोग एक सामान्य व्यंजन के रूप में, दूसरा हमने जाना र का प्रयोग आधे र का प्रयोग रेफ के रूप में, तीसरा हमने जाना कि पूर्ण व्यंजन के रूप में र का प्रयोग पदेन रूप में खड़ी पाई के साथ और खड़ी पाई के बिना। तो हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको र के जो विभिन्न प्रयोग मैंने आज बताए हैं या पढ़ाए हैं वो आपको अवश्य समझ आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
और एक बात मैं हमेशा अंत में कहती हूँ कि हिंदी भाषा पे गर्व करें।